नमस्कार। 2024 के जो आम चुनाव हुए उनके नतीजों ने भारतीय राजनीति में कई नई बहसें छिड़ी हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए। हाँ बिल्कुल, नतीजे काफी मिले जुले रहे कह सकते हैं। कहीं थोड़ी उम्मीद जगी तो कहीं पुरानी कमजोरियां फिर से सामने आ गई। सही बात है। ये चुनाव तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी के लिए एक तरह से इम्तिहानी साबित हुए हैं, इसकी सहन शक्ति के परीक्षा। और इसी पर हम आज बात कर रहे हैं एक विश्लेषण की। एक लेख है जिसका शीर्षक है कांग्रेस 2.0, भारत की सबसे पुरानी पार्टी का पुनर्निर्माण। अच्छा। ये लेख कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं और जो वो बदलाव करने की कोशिश कर रही है या शायद करने चाहिए, उन पर गौर करता है। तो आज हम इसी लेख के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस वाकई एक नए दौर की तरफ, एक कांग्रेस 2.0 की तरफ बढ़ रही है, या ये सिर्फ बातें हैं। हाँ, क्या ये बदलाव सिर्फ ऊपर ऊपर से हैं या पार्टी सच में अपनी जड़ों को टटोल रही है खुद को बदलने के लिए। चलिए तो इसी पड़ताल में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 2024 का जो जनादेश है उसी को देखते हैं। लेख के मुताबिक इन नतीजों का मतलब क्या है, गहरा अर्थ क्या है? देखिए, लेख सबसे पहले ये साफ करता है कि 2024 के नतीजे कांग्रेस के लिए एक तरह से दो धारी तलवार जैसे थे। हाँ, कुछ राज्यों में जहां वो क्या कहते हैं मजबूत क्षेत्रीय गठबंधन थे, वहां पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक नहीं। उससे कार्यकर्ताओं में थोड़ा जोश तो आया होगा। जरूर जरूर, एक नया जोश भरा। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय तस्वीर देखें तो कहानी थोड़ी थोड़ी अलग है। देश भर में पार्टी का असर अभी भी लिमिटेड है, वो पुरानी पकड़ वापस नहीं आई है। तो क्या ये सिर्फ सीटों का हिसाब किताब है या ये जनादेश कुछ और कह रहा है? लेख क्या कहता है इस पर? नहीं, लेख इसे सिर्फ सीटों के गणित से बहुत आगे देखता है। उसका तर्क है कि ये जनादेश असल में एक गहरी राजनीतिक प्यास दिखा रहा है। प्यास किस तरह की? एक नई राजनीतिक विजन की मांग, एक ऐसी सोच जो आज के भारत की उम्मीदों से, उसकी इच्छाओं से मेल खाती हो। और इसने सीधे सीधे कांग्रेस के टॉप लीडरशिप पर सवाल उठाए हैं। उनकी प्रभावशीलता पर। हाँ, उनकी प्रभावशीलता, उनका संवाद करने का तरीका, और सबसे अहम वो जमीनी स्तर पर आम लोगों से जो कनेक्शन है, जो शायद कमजोर हो रहा है, उस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लेख के अनुसार वोटर शायद ये पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस उनकी बात समझ भी रही है? बिल्कुल, क्या वो उनकी उम्मीदों, उनकी चिंताओं को समझ पा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी माहौल में इस बार एक चीज थोड़ी अलग दिखी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों एक साथ ज्यादा बड़ी भूमिकाओं में दिखे। हाँ, ये पहली बार था कि दोनों इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक साथ अभियान में उतरे। लेख ने इस जोड़ी की भूमिकाओं का भी विश्लेषण किया है। वो कैसे, क्या कहा है लेख ने? लेख के मुताबिक दोनों ने समानांतर, पैरेलल, लेकिन थोड़ी अलग अलग भूमिकाएं निभाई। शायद ये एक सोची समझी रणनीति थी। अच्छा, जैसे राहुल गांधी का फोकस ज्यादा वैचारिक स्पष्टता पर था, पार्टी की जो कोर आइडियोलॉजी है उसको मजबूती से सामने रखना, आइडियाज पर ज्यादा जोर। हाँ, लेख कहता है कि उनकी कोशिश पार्टी को एक ठोस सैद्धांतिक आधार देने की थी। गंभीर मुद्दों पर बहस खड़ी करना, जैसे सामाजिक न्याय हो गया या आर्थिक असमानता। भारत जोड़ो यात्रा शायद उसी का एक हिस्सा थी। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा इसका एक बड़ा उदाहरण थी, जहां उन्होंने सीधे लोगों से जुड़कर एक वैचारिक संवाद बनाने की कोशिश की। और प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी भूमिका को लेख कैसे देखता है? क्या वो सिर्फ इमोशनल अपील तक ही सीमित थी? नहीं, लेख ऐसा नहीं मानता कि वो सिर्फ भावनात्मक अपील तक सीमित थी। हाँ, उनकी शैली में वो एक इमोशनल कनेक्ट है, एक करिश्मा है जो भीड़ खींचता है। वो तो है, लेकिन उनका ध्यान ज्यादा जमीनी स्तर पर था। संगठन को एक्टिवेट करना, कार्यकर्ताओं में एनर्जी भरना और सीधे वोटरों की नब्ज पकड़ना, खासकर महिलाओं और युवाओं की। अच्छा, हाँ, ग्रासरूट मोबिलाइजेशन। हाँ बिल्कुल। लेख के अनुसार उन्होंने उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दिया जहां मुकाबला खड़ा था, एक तरह से जमीनी लड़ाई की कमान संभाली। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, राहुल की वैचारिक गहराई और प्रियंका की जमीनी सक्रियता, क्या ये एक कारगर रणनीति बन सकती है? लेख इसे कितना अहम मानता है कांग्रेस के भविष्य के लिए? लेख इसे एक दिलचस्प प्रयोग की तरह देखता है। दोनों मिलकर एक नैरेटिव, एक कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस बारे में? समावेशता, यानी सबको साथ लेकर चलना, युवाओं की उम्मीदें, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे, और जो लोकतांत्रिक संस्थान हैं उनकी मजबूती। ये कोशिश महत्वपूर्ण है, पर लेख एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाता है। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या ये जोड़ी
वोटरों के मन में जो एक शक है, और शायद पार्टी के अंदर भी, उससे दूर कर सकती है कि क्या पार्टी सच में बदल रही है। ये शक किस चीज को लेकर है? परिचित चेहरों को लेकर? हाँ बिल्कुल, शक इसी बात पर है कि क्या इन्हीं जाने पहचाने चेहरों और गांधी परिवार के नेतृत्व में पार्टी वो बुनियादी बदलाव ला सकती है जिसकी उसे सख्त जरूरत है, या फिर क्या पार्टी को अब एक पीढ़ीगत बदलाव चाहिए, नए चेहरे, नई सोच जो शायद परिवार की छाया से बाहर हों। ये सवाल, लेख कहता है, कांग्रेस के पुनर्निर्माण के दावों के बिल्कुल केंद्र में है। और इसका जवाब ही शायद पार्टी का भविष्य तय करेगा। निश्चित रूप से। तो चलिए इसी पुनर्निर्माण पर आते हैं जिसे लेख कांग्रेस 2.0 कह रहा है। क्या ये सिर्फ एक अच्छा सा लगने वाला नारा है या इसके पीछे कुछ ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं? लेख किन बदलावों की तरफ इशारा करता है? लेख के मुताबिक कांग्रेस 2.0 सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये बदलते भारत के साथ कदम मिलाने की एक गंभीर कोशिश है। और इसके कई पहलू हैं। जैसे कि? पहला और सबसे साफ दिखने वाला है डिजिटल दुनिया में मौजूदगी बढ़ाना। और ये सिर्फ ट्विटर, फेसबुक पर पोस्ट करना भर नहीं है। तो फिर क्या है? लेख बताता है कि इसमें व्हाट्सएप के जरिए जमीनी कार्यकर्ताओं तक तेजी से मैसेज पहुंचाना, रीजनल भाषाओं में कंटेंट बनाना, छोटे छोटे असरदार वीडियो बनाना जो वायरल हो सकें। हाँ, वो आजकल बहुत चलते हैं। बिल्कुल। और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके चुनावी रणनीति को बेहतर बनाना, ये सब शामिल हो सकता है। ये पारंपरिक कांग्रेस के काम करने के तरीके से काफी अलग है। ये तो हुई डिजिटल बात। इसके अलावा क्या पार्टी युवाओं और दूसरे वर्गों से जुड़ने के लिए भी अपनी रणनीति बदल रही है? हाँ, युवाओं से कनेक्शन बनाना एक बड़ा फोकस एरिया है, ऐसा लेख में लगता है। पार्टी अब सिर्फ पुराने मुद्दों पर नहीं, बल्कि उन मसलों पर ज्यादा ध्यान दे रही है जो आज की युवा पीढ़ी के लिए अहम है। कौन से मसले? जैसे रोजगार के नए मौके, अच्छी शिक्षा, मेंटल हेल्थ और खासकर पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज। ये मुद्दे अब युवाओं के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो पार्टी क्या कर रही है इन पर? लेख के अनुसार पार्टी कोशिश कर रही है कि इन मुद्दों पर ठोस पॉलिसी विकल्प पेश करें। युवाओं को यह लगना चाहिए कि हाँ, कांग्रेस हमारी भाषा बोल रही है, हमारे भविष्य की चिंता कर रही है। ये तो बाहरी जुड़ाव की बात हुई। पार्टी के अंदर भी कुछ सुधार की बात है क्या? आंतरिक सुधार? हाँ, लेख उसका भी जिक्र करता है, आंतरिक ढांचे में सुधार। किस तरह के सुधार? क्या कुछ उदाहरण दिए हैं? लेख कुछ संभावित क्षेत्रों की बात करता है, जैसे संगठन के चुनाव नियमित रूप से हों, जो लोकल नेता हैं उन्हें ज्यादा अधिकार मिलें, फैसले लेने की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी हो, और नेताओं कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग। हाँ, उनके लिए नियमित ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, ताकि वो आज की जो राजनीतिक चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए बेहतर तैयार हों। लेकिन ये सब कहना आसान है, करना मुश्किल। बिल्कुल। खासकर कांग्रेस जैसी पुरानी और बड़ी पार्टी के लिए, जहां जड़ें बहुत गहरी हैं, ये सब लागू करना बहुत मुश्किल होता है। और गठबंधन इंडिया ब्लॉक जो बना है, जिसमें कांग्रेस एक मुख्य पार्टी है, क्या लेख इसे भी कांग्रेस 2.0 का हिस्सा मानता है? हाँ, बिल्कुल मानता है। इंडिया ब्लॉक यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जो कई विपक्षी दलों का एक मंच है, इसके तहत नए सिरे से गठबंधन बनाना और उसमें एक सेंट्रल रोल निभाना। ये क्या दिखाता है? लेख के अनुसार ये कांग्रेस की बदली हुई सोच का प्रतीक है। ये दिखाता है कि पार्टी ने शायद ये मान लिया है कि आज के राजनीतिक माहौल में अकेले दम पर भाजपा जैसी मजबूत ताकत का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। तो गठबंधन बनाना, सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाना, हाँ, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमत होना, ये सब कांग्रेस के लिए नई चुनौतियां भी हैं और नए अवसर भी। लेख इसे पार्टी की रणनीति के मॉडर्नाइजेशन के तौर पर देखता है। ये सब मिलकर कांग्रेस 2.0 की एक तस्वीर तो बनाते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। चुनौतियां भी बहुत होंगी। लेख किन मुख्य बाधाओं का जिक्र करता है? चुनौतियां बहुत गंभीर हैं और लेख उन्हें नजरअंदाज नहीं करता। सबसे पहली और शायद सबसे पुरानी चुनौती है पार्टी के अंदर की गुटबाजी। हाँ, ये तो हमेशा से सुनते आए हैं। कांग्रेस में हमेशा से अलग अलग सोच, अलग अलग महत्वाकांक्षाएं, अलग अलग पावर सेंटर रहे। इन अलग अलग गुटों के बीच, चाहे वो सीनियर नेताओं के हों, युवा नेताओं के हों या राज्यों के नेताओं के तालमेल बिठाना, उन्हें एक साथ लाना, हाँ, उन्हें एक कॉमन लक्ष्य के लिए एकजुट रखना, ये हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है और आज नहीं है। लेख कहता है कि ये गुटबाजी अक्सर जमीन पर पार्टी के प्रदर्शन को कमजोर करती है। गुटबाजी के अलावा क्या मैसेजिंग को लेकर भी कोई चुनौती है? मतलब पार्टी क्या कहना चाहती है इसको लेकर? हाँ, ये दूसरी बड़ी चुनौती है जिस पर लेख जोर देता है। एक सुसंगत, एक क्लियर नेशनल मैसेज देना। अक्सर क्या होता है कि कांग्रेस के नेता अलग अलग राज्यों में या कभी-कभी एक ही राज्य में
अलग अलग नेता अलग या उल्टी बातें करते दिखते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन तो दिखता है कभी कभी। नेशनल लेवल पर पार्टी क्या कह रही है और लोकल लेवल पर नेता क्या बोल रहे हैं, उसमें तालमेल नहीं दिखता। इससे वोटरों में भ्रम फैलता है और पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। एक साफ, एक जैसा और असरदार नैरेटिव बनाना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। और जाहिर है सामने एक बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंद्वी है, भारतीय जनता पार्टी। लेक इस मुकाबले को कैसे देखता है? भाजपा से मुकाबला लेक इसे कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बाहरी चुनौती मानता है। भाजपा ने पिछले एक दशक में सिर्फ चुनाव ही नहीं जीते हैं, बल्कि एक बहुत प्रभावी राजनीतिक नैरेटिव भी बनाया है। वो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकास वाला नैरेटिव। हाँ, जो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास के मुद्दों को बड़ी कुशलता से जोड़ता है। इसके अलावा भाजपा की जो सांगठनिक मशीनरी है वो बहुत मजबूत है, उनके पास संसाधन है और उनका नेतृत्व निर्णायक माना जाता है। तो कांग्रेस को क्या करना होगा? लेख के अनुसार कांग्रेस को न सिर्फ भाजपा के नैरेटिव का असरदार जवाब देना होगा, बल्कि अपना एक वैकल्पिक, एक आकर्षक विमर्श भी पेश करना होगा। लोगों को लगना चाहिए कि कांग्रेस एक बेहतर भविष्य दे सकती है। यह सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि एक वैचारिक लड़ाई भी है। तो इन सारी कोशिशों और चुनौतियों के बीच कांग्रेस का भविष्य आखिर किस चीज पर टिका है? क्या कुछ चुनावी जीतें काफी होंगी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए? नहीं, लेख इस मामले में बहुत साफ है। सिर्फ कुछ चुनावी जीतें काफी नहीं है। वो फौरी राहत तो दे सकती हैं, लेकिन पार्टी का जो लॉन्ग टर्म भविष्य है वो कहीं ज्यादा गहरी चीजों पर निर्भर करेगा। किन चीजों पर? पहला, क्या कांग्रेस आम लोगों का भरोसा फिर से जीत पाएगी, खासकर उन वर्गों का जो उससे दूर हो गए हैं। दूसरा, क्या वो अपनी मूल विचारधारा जो सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, समावेशी विकास पर आधारित रही है, उसे आज के भारत के हिसाब से फिर से परिभाषित कर पाएगी, रेलेवेंट बना पाएगी। और तीसरा और शायद सबसे अहम, क्या वो भारत की युवा पीढ़ी के साथ एक सच्चा, एक ऑथेंटिक रिश्ता जोड़ पाएगी, उनकी उम्मीदों को समझ पाएगी और उन्हें ये यकीन दिला पाएगी कि कांग्रेस उनके भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प है। लेख का निचोड़ यही है कि यह सिर्फ रणनीति बदलने का सवाल नहीं है, बल्कि विश्वास और जुड़ाव को फिर से बनाने का सवाल है। ये वाकई एक बड़ी तस्वीर है। लेख इस पूरी कहानी को, कांग्रेस के इस सफर को कैसे समराइज करता है आखिर में? लेख इसे एक ऐतिहासिक मोड़ की तरह देखता है। वो कहता है कि ये कांग्रेस की लंबी कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाली पार्टी से लेकर आज की इस जटिल और ध्रुवीकृत राजनीति के चौराहे पर खड़ी पार्टी तक का सफर। विरासत, पुनर्निर्माण और अस्तित्व की कहानी। हाँ, ये विरासत को सहेजने, बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने यानी पुनः निर्माण, और अपना अस्तित्व, अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने की कहानी है। पार्टी डिजिटल युग, आक्रामक राजनीतिक बहसों और तेजी से बदलते सामाजिक समीकरणों के बीच अपनी पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही है। ये एक तरह से कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, जिसे वो कांग्रेस 2.0 के जरिए जीतने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाके अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो 2024 के चुनाव कांग्रेस के लिए एक तरह से वेकअप कॉल थे, जिसने उसे गहरे आत्ममंथन के लिए मजबूर किया है। निश्चित रूप से राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी एक नई दिशा, एक नई राह खोजने की कोशिश कर रही है। इसमें आधुनिक तकनीक यानी डिजिटल, जमीनी जुड़ाव और युवाओं के मुद्दों का एक मिश्रण बनाने की कोशिश है। यही कांग्रेस 2.0 की परिकल्पना है। हाँ, यही कांग्रेस 2.0 की परिकल्पना है। एक ऐसी पार्टी जो अपनी गलतियों से सीखने और भविष्य के लिए तैयार होने का दावा कर रही है। लेकिन जैसा कि लेख भी साफ करता है और हमने बात भी की, चुनौतियां जबरदस्त हैं। पार्टी के अंदर गहरे मतभेद हैं, एक स्पष्ट और असरदार राष्ट्रीय संदेश अभी बनाना बाकी है और सामने एक बेहद ताकतवर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी खड़ा है। ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं। लेख का निचोड़ यही है कि कांग्रेस को सिर्फ अपनी चुनावी रणनीति ही नहीं बदलनी होगी, बल्कि अपनी कार्य संस्कृति, अपने नेताओं की सोच और शायद अपनी मूल पहचान के कुछ पहलुओं को भी आज के भारत के हिसाब से ढालना होगा। ये एक लंबा और कठिन सफर होने वाला है और इसकी सफलता कई चीजों पर निर्भर करेगी। और यहीं पर हम आज की इस बातचीत को रोकते हुए अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, जिस पर वो सोच सके। कांग्रेस के भविष्य को देखते हुए और ये जो पुनर्निर्माण या कांग्रेस 2.0 की कोशिशें चल रही हैं, उनके संदर्भ में सबसे अहम तत्व क्या साबित होगा? क्या ये टॉप लीडरशिप की बदली हुई रणनीति और उनका तालमेल होगा, या फिर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का नया जोश और संगठन की मजबूती होगी?
या फिर सबसे बुनियादी बात, पार्टी की जो मूल विचारधारा है उसे आज के समकालीन भारत के लिए फिर से सफलतापूर्वक परिभाषित करने और लोगों तक पहुंचाने की क्षमता ही सबसे अहम साबित होगी। ये सोचने वाली बात है और इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।